नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2 महीने से ज्यादा का वक्त तक शांतिपूर्ण आंदोलन बीत जाने के बाद अब नतीजा इस मोड़ पर आ पहुंचा है कि किसान संगठन बिखरने की कगार पर हैं। उनकी टूट अब सामने आ रही है और यह सब कुछ हुआ है 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद। अब किसान संगठन में टूट हो रही है क्योंकि दिल्ली हिंसा के बाद किसान नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हैं। हर संगठन हिंसा से अपना किनारा कर रहा है। कुछ संगठन ने दिल्ली के बॉर्डर से तो अपना धरना भी समाप्त कर दिया है। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद अब किसान आंदोलन में फूट पड़ती हुई साफ दिख रही है। किसान नेता वीएन सिंह ने यह ऐलान भी किया कि उनका राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन आंदोलन से अलग हो रहा है और उनका आंदोलन अब समाप्त हो रहा है। वो किसानों का आंदोलन अब अलग तरह से चलाएंगे। किसानों का एक बड़ा जत्था आंदोलन से अलग होकर के अपनी घर वापसी भी कर रहा है। दरअसल दिल्ली हिंसा की जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, किसान संगठन एक दूसरे पर अब आरोप डालने में लगे हैं। वहीं किसान आंदोलन पर अब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भी सख्त हो गई है। सीएम ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को यह आदेश दे दिए हैं कि वो आंदोलन को तत्काल खत्म करवा दें। और इन सब के बीच में जो स्थितियां बन रही हैं वो आपके सामने हैं। गाजीपुर में भी इस वक्त की क्या स्थिति है वो भी अभी आप देख रहे थे। राकेश टिकैत इस बात को बार बार कह रहे हैं कि उनके खिलाफ प्रशासन को जो कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। तो आज की बड़ी बहस में इसी विषय पर चर्चा की क्या किसान आंदोलन अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे पहुंच रहा है, क्योंकि स्थितियां जो बन रही हैं वो इसी ओर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आज राकेश टिकैत की ओर से क्या कुछ कहा गया 26 जनवरी के दौरान हुई हिंसा को लेकर, उसके बाद बनी हुई परिस्थितियों को लेकर, सुनिए। ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे, उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा है। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा। न तिरंगे का वहाँ पे हुआ उसके नीचे किसने कोई धार्मिक फ्लैग लगाया है, वो पूर्ण रूप से गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं। उसके जो संगठन था उसको इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से ना हिस्सा था ना था, उसको निकाल दिया वहां से। और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक को एमपी लगा के अब ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कोल ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं। ये तो अपना बड़ाई मेहरबानी करके जो उस विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, इसके आसपास भी ये लगा हुआ है। तब गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं लाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा, आ जाएगा। राकेश टिकैत को आप सुन रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को एक बार फिर से कहा और दोहराते हुए भी नजर आए, क्योंकि अब यहां पर बिजली पानी सब व्यवस्थाओं को बंद कर दिया गया है। ऐसे में एक बात बड़ी यहां पर राकेश टिकैत ने कही है कि गांव से जब तक पानी नहीं आएगा वो पानी नहीं पिएंगे। इस बात का ऐलान भी राकेश टिकैत आज गाजीपुर बॉर्डर से कर रहे हैं। हालांकि स्थिति बेहद कह सकते हैं कि संजीदा तनावपूर्ण बनी हुई है। अब इस पर एक्शन क्या लिया जाएगा प्रशासन की तरफ से, इस पर भी निगाहें इंडिया न्यूज की लगातार लगी हुई हैं। लेकिन सवाल बड़ा और महत्वपूर्ण यह बरकरार है कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही आखिर किसकी है, कौन ये तय करेगा, क्योंकि आंदोलन के ऊपर इसका जो असर है वो अब साफ तौर पर दिख रहा है। 2 संगठन किनारा कर चुके हैं। कई जगहों से आप देख रहे हैं कि तस्वीरें इस प्रकार की देखने को मिल रही हैं, जहां पर अब प्रशासन इसको खत्म करवाने की कोशिश में है और प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया है। अब देखना यह है कि इस पर आगे का एक्शन होता क्या है, क्योंकि राकेश टिकैत जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि प्रशासन इस बात को चाह रहा है कि यहां पर तनाव की स्थिति बन जाए। क्योंकि हम अपना धरना प्रदर्शन जैसे चल रहा था वैसे ही जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब साजिशन ये खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये गंभीर आरोप राकेश टिकैत यहां पर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल इस आंदोलन को लेकर के भी हैं, क्योंकि सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर ही नहीं बल्कि सिंगू टीकरी बॉर्डर पर भी जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहद चाक चौबंद किया गया है।
लगातार फोर्सेस की संख्या तमाम बॉर्डर्स के ऊपर बढ़ रही है। इन सारे स्थितियों के मायने आखिर क्या समझे जाएं, ये भी अपने आप में देखना होगा। लेकिन गाजीपुर में राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन का नेतृत्व कर रहे थे, वहां की स्थिति लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और उस पर राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आप लगातार सुन रहे हैं। बार बार वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तत्काल जेल में डालना चाहिए। लेकिन आंदोलन को इसके आड़ में खत्म करने की कोशिश क्यों हो रही है, ये प्रशासन की मंशा क्या है, ये सवाल भी साथ में वो पूछ रहे हैं। और इस बात को भी कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने बिजली ठप कर दी, पानी की व्यवस्था को हटा दिया, सुविधाएं हटा दी, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि प्रशासन अब इस आंदोलन को समाप्त करवाना चाहता है। गंभीर आरोप लगा रहे थे और उन्होंने इस बात को भी कहा कि अब चूंकि पानी बंद कर दिया गया है तो पानी जब तक उनके गांव से नहीं आएगा और जब तक किसान पानी उनके लिए लेकर नहीं आएंगे वो पानी नहीं पिएंगे, ये भी एक बड़ी बात उन्होंने कही है। और अब एक तरीके से आप इसको आह्वान के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि किसानों के यहां से हटने का सिलसिला लगातार चल रहा था। सुबह से भी आपने तमाम तस्वीरें देखी जब यहां से टेंट्स हटाए जा रहे थे, किसानों की संख्या बेहद कम हो गई थी। और अब चूंकि राकेश टिकैत की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि पानी जब तक उनके गांव से नहीं आता वो नहीं पिएंगे, ये एक तरीके से आप इशारा भी समझ सकते हैं कि उन किसान को एक बार फिर से संगठित और एकजुट करने के लिए भी राकेश टिकैत की तरफ से इस बात को कहा गया है कि पानी जब तक उनके गांव से नहीं आता वो नहीं पिएंगे। कुल मिलाकर के स्थितियां बेहद चिंताजनक बनी हुई हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लगातार फोर्स की जो संख्या है वो बढ़ी हुई है। प्रशासन अल्टीमेटम दे चुका है। गाजियाबाद के डीएम की तरफ से भी आदेश दिया गया था कि गाजीपुर बॉर्डर को तत्काल खाली करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी तमाम जिलों के डीएम और एसपी को यह निर्देश है कि जहां पर भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उनको समाप्त करवाया जाए। लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि 26 तारीख को जो कुछ हुआ है आखिर उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन तय करेगा, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए या से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है वो भी शर्मसार करने वाला है और ऐसे में इस आंदोलन का आगे का रुख क्या रहेगा ये भी अब देखना होगा। तो पिछले 2 महीने से चल रहा शांतिपूर्वक प्रदर्शन अचानक से हिंसात्मक कैसे होगा, ये अपने आप में एक बेहद बड़ा सवाल है। लाल किले तक कैसे पहुंच गए किसान, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर किस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उसको अंजाम दिया गया, वहां पर जो तमाम स्थितियां बनी उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा। और सवाल इस बात का भी है कि आखिर इस आंदोलन का आगे का रुख क्या रहेगा। और चलिए इसी के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। 2 मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओम प्रकाश सिंह जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ देवेंद्र तिवारी जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मंच के। देवेंद्र तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मनोज यादव जी भी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र तिवारी जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं। क्या मान के चलें, क्योंकि एक तरफ प्रशासन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपका अपना पक्ष है, एक तरफ प्रशासन का अपना तर्क है। आंदोलन पर असर हुआ है जो 26 तारीख को हुआ? बिल्कुल असर हुआ है और सरकार और प्रशासन की सरकार की पूरी मंशा थी और उसी के तहत पूरा काम हो रहा है और किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही पूरी तरह से। और अब तो मन बना लिया है सरकार ने, अगर तो सरकार से बड़ा तो कोई नहीं है। अब वो सरकार तो किसानों को कुछ समझ ही नहीं रही है। नेताओं की बात छोड़िए, और इतनी रात में उन्होंने किसानों को हटाने का जो काम शुरू किया, दिन में भी किया जा सकता था, दिन में भी बताया जा सकता था, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रात में ही ऐसी क्यों कार्रवाई की जा रही है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। इससे पहले 26 जनवरी को इनका सारा तंत्र कहाँ था? जब दिल्ली जाने से जो लोग वहां पे पहुंचकर हंगामा किए उनको क्यों नहीं रोका गया? उनके खिलाफ अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उन लोगों की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई जब फोटोज आ गई उनकी? ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार और सारी जगह पे इन्हीं लोगों की गवर्नमेंट है, जिसको लेकर आज किसान बहुत कशमकश में पड़ा हुआ है कि करना क्या है। नेताओं के खिलाफ, सबके खिलाफ वारंटें जारी हो गई हैं, लेकिन जो लोगों ने ऐसा दंगा किया, जिन लोगों ने 26 जनवरी वाले दिन इतना खराब तरीके से प्रोटेस्ट को खराब किया, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये भी देश जानना चाहता है। ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए। देश बहुत कुछ जानना चाहता है, कैसे पहुंच गए लाल किले तक ये भी जानना चाहता है,
और जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब भी वो जानना चाहता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। जी बिल्कुल आयुष जी, आपने सही कहा। पूरा देश जानना चाहता है, जवाब भी जानना चाहता है, और पूरा देश बड़ी बारीकी से देख रहा है। और देश ने यह भी देखा है कि 26 जनवरी 2021 को जो दिल्ली में हुआ वो देश की आजादी के 72 सालों में नहीं हुआ। और करने वाले कौन थे? अन्नदाता, किसान, इस देश के जो है अन्न जो उपजा करके पूरे देश का पेट पालन करते हैं, ऐसे लोगों द्वारा किया गया। इससे केवल देश शर्मसार नहीं हुआ, बल्कि पूरे दुनिया में भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। आज सवाल इस बात का है आयुष जी, चैनलों पर बड़े पैतरेबाजी से जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि दिल्ली के हिंसा के जिम्मेदार कौन, ये पूरा देश देख रहा है कि जिम्मेदार कौन है। आप ये बताइए कि जब 42 किसान नेताओं ने मिलकर के पुलिस के साथ 37 शर्तों पर हस्ताक्षर किया कि हम रूट नहीं तोड़ेंगे, हम बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, हम दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, हम सेक्टर के साथ टाली नहीं ले जाएंगे, हम भाला गड़ा था और तलवार और जो है नुकीले तार। ठीक है ओम प्रकाश सिंह जी, देखिए ये विषय कल से बहुत बार चर्चा इस पर हो चुकी है। सवाल इस बात का है कि रूट आपने दिया, किसने रूट तोड़ा, किसने डाइवर्ट करके वहां तक पहुंचाया, इसकी आप जांच करते रहिएगा। सवाल तो इस बात का भी उठेगा ना कि आपकी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो क्या कर रही थी। आज ये किसान पहुंच करके अगर वहां पर ऐसा कर सकते हैं तो कल को कोई और भी जाकर के वहां कुछ भी कर सकता है। क्या करती है आपकी इंटेलिजेंस, क्या करती है आपकी पुलिस, क्या करता है आपका प्रशासन, सब कहां है? आयुष जी सुनिए, लाल किले तक कोई पहुंच सकता है क्या? अरे सुनिए भाई, और अगर इतना आसान है तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को लेकर के भी और सुरक्षा को लेकर के भी। बिल्कुल 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 सोचना पड़ेगा। आयुष जी, आपने बड़ी सरलता से कह दिया कि किसान किले में कौन घुस गए, और किसान कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये उपद्रवी है, ये हमारे किसान है ही नहीं है। आप ये बताइए, इसीलिए कहा जा रहा था ना कि 26 जनवरी से एक दिन आगे एक दिन पीछे कर लीजिए। नहीं साहब, हम करेंगे, शाहपुर करेंगे। आप जानते हैं कि 26 जनवरी को चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस तैनात। अरे तो ओम प्रकाश जी, ये तो आप तय करेंगे ना भाई सारी व्यवस्थाएं, या फिर चुन करके सरकार को इसीलिए तो बिठाया गया है ना हर एक जगह पर, हर एक मंत्रालय में मंत्री की नियुक्ति इसीलिए है, हर जगह पर अधिकारी आपके ही अंडर में इसलिए काम कर रहे हैं कि आप पता लगाएं कि कौन बदनाम करने के लिए और कौन देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। यही तो आपकी प्रायोरिटी है ना। कैसे पहुंच गए वहां तक? अगर वो किसान थे या वो किसान नहीं भी थे, वो जो भी थे XYZ, कैसे पहुंच गए वहां तक? ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस पे सवाल नहीं खड़ा होगा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे सवाल नहीं पूछना चाहिए। सारी जिम्मेदारी किसानों की है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? नहीं, आपने तो किसानों की जिम्मेदारी बताई ही नहीं, आपने सरकार की जिम्मेदारी बताई जिसने संयम का परिचय दिया। देखिए, जब जबरदस्ती किले में घुसे तो अगर 40 जवान है और 4 आपका सारा तंत्र जो आज लगा वो उस दिन क्यों नहीं लगा था? इस चीज की नहीं देवेंद्र तिवारी जी, पहले सुन लीजिए, पहले मैं सत्ता का पक्ष जानना चाहता हूं, फिर मैं आप पर भी आऊंगा। आराम से बैठिए थोड़ा देवेंद्र जी, अभी मैं आ रहा हूं आपके पास। ओम प्रकाश जी, सवाल तो है लाल किले तक कोई भी कैसे पहुंच जाएगा इतनी सारी सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ते हुए? वो तस्वीरें देखी हम लोगों ने, लेकिन कैसे पहुंच गया, क्या कर रहा था आपका प्रशासन? अरे सुनिए आयुष जी, कुछ बोलने भी दीजिएगा, सुनने भी दीजिएगा, या बीच में ही बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, लगातार किले के पास 2 घंटे तक जो है पुलिस और ये प्रदर्शनकारी हिंसा करने वालों के बीच में झड़प हुई। पुलिस के जवान 40 से 60 थे, 400 लोग तलवार, भाला और लाठी लेकर कूद गए, तो पुलिस के पास 3 चारा था। असुर गैस का प्रयोग करना, लाठी का प्रयोग करना या गोली का प्रयोग करना। अगर हम पुलिस संयम बरती तभी तो 350। ओम प्रकाश जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कृषि मंत्री से लेकर के और आपके दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक सबने इस बात को कहा था कि कुछ अराजक तत्व, वो अराजक तत्व जो आप लोग जान रहे थे कि जो इस आंदोलन को खराब कर सकते हैं, जिसके लिए आप नसीहत किसानों को दे रहे थे, उनके लिए कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? जो व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आएगा वो हाथ में फूल लेकर नहीं आएगा, वो तलवार भी लेकर आएगा, बंदूक भी लेकर आएगा। उससे निपटने के इंतजाम क्या थे आपके? आज लाल किले पहुंचे हैं, कल राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंच जाते, तब भी आप ये कहते कि इसकी जिम्मेदारी किसानों को लेनी चाहिए। ओम प्रकाश जी, नहीं आयुष जी, किसान अन्नदाता, किसान हमारा भाई, ये तो पता नहीं था ना कि उसकी मनसा इतनी खराब है कि वो तलवार, भाला, लाठी और पत्थर लेकर के आएगा।
350 जवानों पर हमला करेगा, देश के तिरंगे को अपमानित करेगा, मजहबी तिरंगा लगाएगा। ये कौन सा किसान है? और एक बात आयुष जी, जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ओम प्रकाश जी, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल एक सेंटेंस में मुझे जवाब दीजिए, इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार इतनी कमजोर है कि कोई भी आ सकता है, चाहे वो किसान के भेष में आ जाए, चाहे वो आपको सर्टिफिकेट देकर के आए कि नहीं मैं किसान हूं, बाद में निकले कि नहीं वो तो उपद्रवी था। सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी रहेगी, कहेगी कि नहीं हम जितना कर सकते थे मैक्सिमम हमने उतना किया है। परमिशन दी थी तो कुछ तो सोचा होगा ना आपने। ओम प्रकाश जी सुनिए, आयुष जी, जिनको ये नाम ले लेकर के किसान नेता कह रहे हैं कि ये जो है उपद्रवी थे, इनके साथ धरने पर 1.5 महीने से क्यों बैठे थे? जो दीप सिंधु की बात हो रही है, दीप सिंधु ने 16 जनवरी को उन्होंने अंग्रेजी में जो अपना बयान दिया था, और जब इस पर आपत्ति गई किसान नेता हो नहीं सकते, तब इन्हीं किसान नेताओं ने कहा कि नहीं, क्या किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता? ये 42 लोगों ने जो दस्तखत किया था, 12 की फोटो दिखा दीजिए जिन्होंने की। ठीक है, चलिए, जिन्होंने किसानों को। ठीक है, मनोज यादव जी भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मनोज जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। मनोज यादव जी, सोची समझी साजिश, या फिर इसको आप मान रहे हैं कि हाँ किसान नेताओं को भी कम से कम अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जो कुछ हुआ कैसे देखेंगे? आयुष जी, मैं बहुत दुखी हूं, और मेरा दुख इसलिए है कि इस देश के अन्नदाता को इस डिबेट में पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा गया भाजपा के द्वारा। मैं निश्चित तौर पे उस दंगा को, उस आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी उन लोगों का समर्थन नहीं करता जिन्होंने लाल किले की प्राचीर पे भगवा झंडा फहराया। किसी तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन जो मनोज यादव जी, भगवा झंडा नहीं था, हमारी लाल किले की, भगवा झंडा नहीं था वो, उसको करेक्ट कर लीजिएगा मनोज यादव जी, वो भगवा झंडा नहीं था जो फहराया गया। मैं कह रहा हूं वो धार्मिक झंडा था ना। धार्मिक झंडा, सभी धार्मिक झंडे भगवा नहीं होते मनोज जी, इतना तो आपको भी अलग पता थोड़ी हो। नहीं है बात, किसी के धर्म का झंडा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनते जाइएगा। आज सरकार किसानों को इस तरीके से बदनाम करने पे तुल गई, बेशर्म हो गए, ये हठधर्मी हो गए, निर्दयी और षड्यंत्रकारी हो गई सरकार। सुनना नहीं चाहती है, किसी की भी नहीं सुनना चाहती। प्रीमेच्योर पार्टी मना रहे होंगे अडानी और अंबानी और देश के प्रधानमंत्री जी, प्रीमेच्योर पार्टी, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से किसान नहीं हटा है, लेकिन एक बड़ा तबका वहां से एक ऐसे इस तरह धीरे धीरे करके जो किसानों के बीच फूट हुई, तो प्रीमेच्योर शैंपेन की बोतलें खुल गई होंगी। क्यों खुल गई होंगी? क्योंकि इस सरकार को अपने पूंजीपति साथियों को ऐसे ही मदद करनी है। लेकिन अब मुझे बहुत दर्द इस बात का है कि क्या कोई सरकार इतना नीचे गिर सकती है? अरे मैं कांग्रेस के उस नेता को 100 बार प्रणाम करूंगा जिन्होंने कहा था कि ये बहुत नीच लोग हैं। रियलिटी है, ये सत्य है, ये बहुत नीच लोग हैं। इतना नीच राजनीतिक दल हिंदुस्तान में न कभी कोई हुआ था और न कभी कोई होगा। उस दिन मैं गलत मानता था कि किसी नेता को, किसी पार्टी को इतना बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूं ये नीच लोग हैं, और इतने नीच हैं कि इनको इस बात का डर नहीं कि जिस दिन सत्ता से उतरेंगे उस दिन इनकी क्या हाल होगी। यही किसान, यही राजनीतिक दल आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक स्पेस बचा के रखना पड़ता है, कोई भी राजनीतिक दल हो। आपका भी समय आएगा। आप इस हठधर्मिता पे आ गए, आप किसानों को, अन्नदाता को बदनाम कर। अरे मिस्टर ओपी सिंह जी, जिस दिन इस देश के किसानों ने अपने मूल्य का निर्धारण कर दिया, उस दिन सबकी औकात पता चल जाएगी। ये मैं कह रहा हूं मनोज यादव जी, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ना भाई। खत्म कर रहे हो मनोज यादव जी, देखिए इतना बढ़िया गर्मजोशी से जो भाषण दिया गया, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि जनता भरोसा कर ले, बस समाजवादी पार्टी पे ही कर ले भरोसा। यही तो सवाल है ना कि जब भरोसे करने की बात आती तब सब बीजेपी पे कर लेते हैं, और जब उसको इंप्लीमेंट करने की बात आती तब कहते हैं कि जनता आपके साथ में। ये कैसी जनता है जो चुनाव के समय आपका साथ छोड़ देती है और बाकी समय आपके साथ रहती है? थोड़ा सा इस विषय का भी आकलन कर लें मनोज जी, ठीक है, थोड़ा सा बचा के रखें, अभी चुनाव आने वाला है। शुचि जी हमारे साथ जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शुचि विश्वास जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शुचि जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शुचि विश्वास जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ओपी जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा जवाब देते चले भाई। नीच हैं आप लोग, आज वो सलाम भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, लग रहा है कि कांग्रेस के साथ शायद जाने वाले हैं क्योंकि उनकी विचारधारा को वो सैल्यूट कर रहे हैं अब तो। ओपी जी,
विचारधारा को? आयुष जी, बात मैं आपकी समझ नहीं पाया, किसके विचारधारा को? मनोज यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपके नेता को नीच कहा था, आज वो उस कांग्रेस नेता को सैल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जिस नीचता के स्तर पर गिर गए हैं वही बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी, नीच कह रहे हैं आपकी पार्टी को। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी थी तैसी। अरे इनके नेता जो है, जितने जो स्वनाम धन्य नेता है, मिस्टर आजम खां जो भूख चोरी में जेल में बंद है, उनकी भाषा आप सुन चुके हैं। मुलायम सिंह की भाषा सुन चुके हैं कि अगर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं तो इसमें बच्चों को क्षमा कर देना चाहिए बलात्कार के मामले में। तो मनोज यादव भी तो उसी पार्टी के हैं, तो आप उनसे उम्मीद क्या करते हैं? इनको 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 इतना भी तमीज नहीं है कि डिबेट में किस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। क्या आयुष जी, आप उस पार्टी के बारे में आप उस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्टी फाइनल मैच हार गई, सेमीफाइनल मैच हार गई। अरे बहन जी का पूरा परिवार पैर छुआ, जमानतें जब्त हो गई, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा। अरे इन्होंने कोई विधि नहीं छोड़ी। आप क्या बात करते हैं आयुष जी? आप जो डिबेट चला रहे हो बड़ा गंभीर विषय है, उस पर चलाइए आयुष जी। कहाँ है आप भी भटक गए? आप ऐसे लोगों को अगर आप डिबेट नहीं, चलिए ठीक है ओम प्रकाश जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, चलिए ठीक है। मुझे लगा कि शायद आपको शायद जवाब देना होगा, कोई नहीं, ठीक है। मनोज जी भाई देखिए, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, मंच लगाइएगा आमने सामने, एक तरफ ओम प्रकाश जी होंगे, एक तरफ मनोज जी होंगे, आराम से वहां पर गहमा गहमी करिएगा। डिबेट में बैठे हैं तो डिबेट की तरीके से और यहाँ का जो डेकोरम है उसका पालन करते चले। मनोज जी गरम नहीं होना है, आराम से और बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात को रखें, अच्छा लगेगा। देवेंद्र तिवारी जी, किसान नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है इसके अंदर, क्योंकि जब इतने सारे लोग आप एकत्रित कर रहे हैं, जब आपके आह्वान पर इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा हो, तो जिम्मेदारी तो किसान नेताओं की भी होगी ना इसमें। और अगर ऐसे शख्स जो आपके बीच में, जिनको आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग पहले से भी इनको आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो क्या ऐसे लोगों का बाइकआउट नहीं हो सकता था? इतना बड़ा संगठन है, 40 संगठन तो कम से कम वहीं टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर हैं। क्या बाइकआउट नहीं कर सकते थे ऐसे लोगों को? क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? इतना बड़ा टास्क तो नहीं था कि 2-4 लोगों को आप आइडेंटिफाई कर लेते जिनकी तस्वीरें आज लहरा रहे हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी चूक हुई है किसान नेताओं से, और इसको सबको मानना चाहिए और जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वो देश का बहुत बड़ा पर्व था। उस दिन अगर इस तरह की कोई भी घटना हुई तो बहुत ही शर्मदायक है, लेकिन किसानों को गलत शब्दों से नवाजना भी गलत बात है। किसान वहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि सारे किसान वहाँ दंगाई थे। बाकी रोडों पे मार्च हुआ, कहीं पर कोई किसी तरह का कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक रूट था जिसमें प्रॉब्लम आई, उस पर जो था उसको लेकर इस तरह बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ किसान नहीं है। अरे अगर अपना इस टाइम पार्टी से हट के बात करें तो क्या दिल पे हाथ रख के कोई भी बोले क्या ये बिल सही है? अगर ये बिल सही है तो इतने अमेंडमेंट क्यों किए जा रहे हैं? मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी बीजेपी में था, बीजेपी का समर्थक हूँ, सभी किसान बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन क्या ये बिल सही है? इतने अमेंडमेंट किए गए तो सरकार को किसानों के लिए, जहां पूरे देश का किसान कह रहा था कि ये बिल गलत है, इसको सरकार को 2 महीने 2.5 महीने बढ़ा के एक और स्थिति पे ला के खड़े करने की क्या जरूरत थी? और उन सभी किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने बोला कि हम इसकी पूरी जिम्मेदारी ठीक है देवेंद्र तिवारी जी, लेकिन तो आपने कहा ना कि ये किसान नेताओं की जिम्मेदारी है। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि अगर जिम्मेदारी आप ले रहे हैं और आप मान रहे हैं चूक हुई है, तो फिर ये मानिए ना कि इसी वजह से उसका असर अब आपके आंदोलन पर दिख रहा है। उसका जिम्मेदार फिर बीजेपी को क्यों ठहरा रहे हैं? शुचि जी, ठीक है, मैं आऊंगा अभी आपके पास। शुचि विश्वास जी हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शुचि जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। शुचि जी, एक तो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो तस्वीरें, और उसके बाद अब तक हम लोग देख रहे हैं, असर क्या इसका पड़ रहा है आंदोलन के ऊपर? क्योंकि अब तो तमाम संगठन किनारा भी कर रहे हैं, बॉर्डर्स को खाली भी करवाया जा रहा है। कैसे देखती हैं इसको आप? देखिए, सरकार की शुरुआत से कोशिश थी कि इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जाए। 62 से 65 दिन में 150 से ज्यादा अन्नदाताओं की शहादत हुई, और वो तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा के शीर्ष लोग जो अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में दनादन ट्वीट कर रहे थे, तो शब्द संवेदना के लिए किसी ने व्यक्त नहीं किए। इसके स्थान पर आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ा, जहाँ अमीरों का आंदोलन है, पिज्जा खाते हैं, हरियाणा से जोड़ा, उसके बाद पाकिस्तान से जोड़ा, टेरर फंडिंग से जोड़ा, और भी टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा, खालिस्तान से जोड़ा। तो ये डिस्क्रेडिट करने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत, क्योंकि एक शांतिपूर्ण ढंग से स्व प्रायोजित आंदोलन जिस तरह 62-65 दिन से चल रहा था,
और जिस प्रकार पूरे देश के किसानों का इसको समर्थन था, सरकार ने पहले हरियाणा पंजाब अलग किया, फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हुआ, शाहजहांपुर बॉर्डर पर अलग चल रहा है, केरला से अनंतनाग का ट्रक भेजा गया। तो पूरे देश के 62 करोड़ किसान जिस तरह इन 3 काले कानूनों के विरोध में अपना प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे देश के तमाम हिस्सों में, बल्कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी तो क्या सुश्री जी, ये जो तमाम संगठन थे इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, या इनकी एकता इतनी मजबूत नहीं थी कि सरकार ने एक ऐसा सोचा समझा षड्यंत्र किया कि सारे संगठन बिखरना शुरू हो गए? भाई वो किसान संगठन जो 60 दिन से तो कम से कम दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिन्होंने देखा कि उनके बीच में प्रदर्शन करने वाले लोगों की जान तक वहां पर चली गई, क्या वो एक इंसिडेंट से इस तरीके से अलग हो जाएंगे और फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देंगे? ये तो वही किसान संगठन है ना जो वार्ता में भी जा रहे थे। विश्वसनीयता पे सवाल खड़े क्यों नहीं होंगे शुचि जी? 7 सालों से जो 7 वर्षों से जो एक तानाशाही हुकूमत चल रही है, जो अपनी मर्जी से आधी रात को जीएसटी लगा देती है, अपनी मर्जी से नोट बंद कर देती है, अपनी मर्जी से काले धन की बात करती है, अपनी मर्जी से लोग पहुंचाती है, अब तक कोई ऐसा आंदोलन उसके सम्मुख खड़ा नहीं हो पाया। आप अगर हिंसा की बात करें, नारसी प्रोटेस्ट देखा, सीएए का प्रोटेस्ट देखा, जामिया देखा। शुचि जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन्होंने क्या किया, वो तो आरोप आप लगा ही रही। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके साथ थे वो आपका साथ क्यों छोड़ने लग गए? आपस में ये विश्वास, ये कोऑर्डिनेशन क्यों टूट गया? क्या इतना कमजोर था कि एक इंसिडेंट से वो टूट जाए और आपस में आरोप प्रत्यारोप आप शुरू कर दें कि इनके नेतृत्व में हो गया, इनके नेतृत्व में हो गया, इनकी गड़बड़ी थी, इनकी गड़बड़ी थी? ऐसा क्यों हो गया? ये तो आपस में साथ थे ना, इसमें तो कोई बीजेपी का संगठन नहीं था, और अगर था तो ये भी और बड़ा सवाल है कि कैसे बैठे हुए थे वहां भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कि अब अलग हो रहे हैं। लाल किले की जिम्मेदारी सरकार की थी और दिल्ली पुलिस और 3 राज्यों की पुलिस और गृह मंत्री के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के बावजूद लाल किले पर विश्वास है, ठीक है, आप लाल किले की जो बात कर रही हैं उसका तो जवाबदेह और जिम्मेदार भाई जो प्रशासनिक तंत्र है उसको लेना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि जो साथ थे वो साथ क्यों छोड़ रहे हैं? इसका जवाब आप नहीं दे रही हैं। ओम प्रकाश जी, इस बात का जवाब दीजिए। देवेंद्र तिवारी जी ये कह रहे हैं कि आप कार्रवाई के लिए रात का ही वक्त क्यों चुनते हैं? भाई अगर आपको हटाना भी था गाजीपुर बॉर्डर से तो दिन का समय देते, कहते हटिए। अब आप रात में वहां पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गए कि हटा दीजिए, कानून भी आप रात में लेकर के आ जाते हैं, आधी रात को कार्रवाई क्यों करते हैं? आपका प्रश्न मुझसे है ना? नहीं, ओम प्रकाश जी से मेरा सवाल है। प्रशासन को देवेंद्र तिवारी से पूछकर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी कि वो दिन में करेगी कि शाम को करेगी कि रात में करेगी। किसान नेताओं को जिनके खिलाफ FIR दर्ज है उनको जो है नोटिस दी जा चुकी है, उनको अल्टीमेटम दिया जा चुका है। और आप खुद देखिए कि सिंधु बॉर्डर पर 50 से अधिक गांव वालों ने जाकर के प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत का और तिरंगा का अपमान करने वाले किसान इसको जमीन को खाली करें। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं ना कि किसान के नेता भानु BM सिंह, किसान नेता भानु प्रताप गुट, किसान लोक शक्ति पार्टी, ये 3 यूनियन छोड़ के जा रही है। और आप कल सुबह तक पता पाएंगे कि क्योंकि उनको अपराध बोध है, उनको अपराध बोध है। और कई किसान नेता तो माफी मांग रहे हैं देश की जनता से, वो देश की जनता से माफी मांग रहे हैं कि हमसे जो हुआ नहीं। लेकिन ओम प्रकाश जी, आप तो वही बात उसी पर मोहर लगा रहे हैं ना जो बात मनोज यादव जी अभी कह रहे थे ये तो आपके लिए जश्न का दिन है भाई, खुशी मना रहे हैं, आपकी आंदोलन चलिए टूट गया, यही तो आप चाहते थे। देखिए ऐसा है, अगर आप मानते थे कि वहां बैठे हुए सब किसान हैं तो आपको भी दुख होना चाहिए था भाई, उनकी मांग भी पूरी नहीं हुई, इनके बीच में आपस में ये फूट भी कैसे हुई? क्योंकि ये तो आपने नहीं किया ना। लेकिन अगर आप खुश हो रहे हैं, और वो तो ये कह रहे थे कि चैंपियन के बोतल भी खोल रहे होंगे आप लोग। हाँ ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी थी तैसी। अरे भाई किसके मन में लड्डू फूट रहा है ये तो पूरा देश देख रहा है ना आयुष जी। किसके मन में 26 तारीख को लड्डू फूट रहा है? कौन से लोग शाहीन बाग में समर्थक थे, कौन लोग सीएए के हिंसा करने वालों के साथ थे, कौन लोग 370-35A के साथ थे, कौन लोग एयर स्ट्राइक के बाद थे, कौन लोग 3 तलाक के बाद खड़े थे? अरे ये पूरा देश, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनके मन में लड्डू फूट रहा। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी कह रहे हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी है। भाई आपको इसलिए लग रहा है कि वो खुशी मना रहे होंगे क्योंकि 26 तारीख को आपके मन में भी लड्डू फूटे जो कुछ हुआ। मनोज यादव जी जवाब दीजिए। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं जवाब ले लेता हूं मनोज जी से। मनोज जी देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा के लोग दोहा कह ले, चौपाई कह ले, लाके रामायण सामने रख ले, गीता रख ले, पाप इन पे चढ़ेगा जरूर। ये इतने पाप इन पे चढ़ेंगे
कि इनकी पुश्तें इनसे ये पूछेंगी कि आपने इतना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा पाप क्यों किया था जब सत्ता पाए थे। क्योंकि 130 से ज्यादा किसान शहीद हो गया। मैं तो फिर कहता हूं, चिल्ला के कहता हूं, क्या कोई कैबिनेट मंत्री शहीद हो गया क्या? कोई गृह मंत्री शहीद हो गया क्या? या इस देश के कोई अधिकारी शहीद हो गए? उस आंदोलन को खत्म करने में कोई नहीं शहीद हुआ। अगर कोई शहीद हुआ, अगर किसी की जान गई, तो इस देश के अन्नदाता की जान गई है। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा है, और गुस्सा इस बात की है कि आप आंदोलन खत्म कर दो, आप सारी बातें कर दो, आप किसान बिल ना वापस करो, लेकिन इस देश के अन्नदाता को, किसी भी व्यक्ति को कहने का अधिकार नहीं है। अरे इंसान तो इंसान, भगवान भी नहीं अन्नदाता को कुछ कह सकता, क्योंकि वो दुनिया का पेट पालता है और उस अन्न का दाम नहीं निर्धारित करता। बेशर्म, बेहया, हठधर्मी, तुम्हें श्राप लगेगा, ये मैं कह रहा हूं। अरे मनोज यादव जी ने श्राप दे दिया ओम प्रकाश जी भाई। देखिए मनोज यादव जी ने श्राप दे दिया है। धार्मिकता चिल्लाते हो ना, बहुत इस देश की संस्कृति को समझते हो ना। अरे ताली मत बजाओ छक्कों की तरह, छक्कों की तरह ताली मत बजाओ, नहीं फिर अगर मैं आपा खो बैठा तो समझ लीजिएगा। अरे मनोज यादव जी भाई, ताली तो सभी बजाते हैं, इसमें ऐसी क्या बात हो गई? अरे अब नेताजी के भाषण पे आप ताली नहीं बजाते हैं क्या? नेताजी के भाषण पे मनोज यादव जी ने कभी ताली नहीं बजाई क्या? ऐसी उपमाएं मत दें भाई यहाँ बैठ करके। चलिए ओम प्रकाश जी भाई, श्राप दे दिया उन्होंने, इसीलिए श्राप दे दिया उन्होंने। चलिए मनोज जी, मुझे लग रहा है कि आज आप आवेशित ज्यादा हो रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें भाई, इतना आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं। ओम प्रकाश जी भाई, श्राप वाप मिल गया अब आपकी पार्टी को, श्राप भी दिया गया भाई, यहीं पे चर्चा में बैठ के श्राप दिया गया है। व्यक्ति हूं, दया मेरे अंदर है, चलिए करुणा मेरे सुन अंदर लीजिए है। मनोज जी, अब सुन लीजिए, पानी थोड़ा और पीजिए और सुनिए। हाँ, ए मनोज जी, ये किसके श्राप से अखिलेश यादव की आज दुर्गत हुई है? सेमीफाइनल भी हारे, फाइनल भी हारे। ये श्राप उनके चाचा का है, ये श्राप उनके पिता का है, जिनको गद्दी से उतार करके अखिलेश यादव गद्दी पर मोहम्मद तुगलक की तरह बैठा, ये उसका श्राप है। और कभी सरकार में मनोज यादव नहीं आओगे, मनोज यादव मुलायम सिंह यादव का श्राप है, कभी आप गद्दी पर नहीं पाओगे, चाहे मायावती का पैर छुओ और चाहे कांग्रेस के साथ जाओ, अब तुम सत्ता में नहीं आओगे। ये मुलायम सिंह एक बाप का, एक बेटे का श्राप है। अरे कहाँ भटका रहे हो यार, इस दिवेश को कहाँ मनोज यादव भटका रहे हो, कहाँ भटका रहे हो इस दिवेश को? और दिवेश पर बात करो, कहाँ जा रहे हो यार? और दिवेश पर निपटाने के लिए तुमको। ठीक है मनोज यादव जी, चर्चा के बाद निपटा दीजिएगा भाई, पूरी भारतीय जनता पार्टी को निपटा दीजिएगा, सरकार बना लीजिएगा इसी चर्चा के बाद। 8 बजे समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। देवेंद्र तिवारी जी, देवेंद्र तिवारी जी, मुझे ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई चूक हुई है आप लोगों की तरफ से, तो जो स्थितियां बनी या आपके आंदोलन को जो नुकसान हुआ, क्या किसान नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं? इसको भी स्वीकार करेंगे आप? और जो 60 दिनों तक जो मेहनत हुई, जिस तरह से सरकार लग रहा था कि अब धीरे धीरे ही सही लेकिन बैकफुट पर जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से आज यहां तक पहुंचा है कि बॉर्डर्स तक खाली करने की नौबत आ गई है। देवेंद्र तिवारी जी, बिल्कुल ये हम अन्नदाता, अन्न जो भी हम किसान भाई हैं, हम लोगों के लिए बड़ा और देश के लिए ये बड़ा झटका है। अभी ये लोग बैठ के जो टीवी चैनल पे इतनी बहस कर रहे हैं, इनके लिए भी बता दूं कि आने वाला समय जब 100 रुपए किलो पैकेट में इनको गेहूं को मिलेगा, तब समझ में आएगा कि क्या किस लिए किसान वहां बैठा था। ऐसा नहीं कि कोई अन्न नहीं खाएगा, इसी धरती पे इनको भी रहना, हम लोगों को भी रहना। आज सत्ता में ये है तो जो हम पे जुल्म करना चाहे कर लें, सत्ता तो पलटती रहती है। बल विक्रम धेनु दधीच तमाम सारे लोग राजा है, बड़े बड़े, वो चले गए, तो जो अत्याचार करेगा। इस टाइम किसानों से किसान नेताओं से गलती हुई, उसके लिए सारे किसान नेता जो भी जिम्मेदार थे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो लोग दंगा करने गए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही, लेकिन जो वहाँ किसान बैठा है उनको दंगाई कहना सबको, जो 2-2, 2.5 महीने से लोग बैठे, वहाँ 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है। अगर एक व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है उसको लाखों रुपए मुआवजे की बात की जाती है, क्या किसान वहाँ पे मरा उसके लिए किसी ने बात करी है? जो पूरे देश का पेट भरता है, पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो किसान के भरोसे पे इंडिया की है। ऐसे तमाम सारे मुद्दों को किसान अगर उठा रहा है तो वो क्या जुर्म कर रहा है? लेकिन उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो
पूरा देश इसका परिणाम भुगतेगा, भुगत रहा है, आगे भी भुगतेगा। किसान से तो जितना हो पा रहा था, खेत से दिल्ली तक का संघर्ष किया। अगर अब वहां पर प्रशासन और शासन मिलिट्री लगा के उनको हटा दिया जाएगा तो किसान तो चला जाएगा, लेकिन इसका परिणाम बहुत खराब होगा। पूरा देश इन बिलों के खिलाफ में है और बिल वापस होने चाहिए। सुश्री विश्वास जी, क्या आप ये मान रही हैं कि आंदोलन पर असर तो हो गया है? अब चाहे नेताओं की जिम्मेदारी हो या फिर षड्यंत्र कह लें, लेकिन आंदोलन पर तो असर पड़ गया ना। बिल्कुल। देखिए, मोदी सरकार की हठधर्मिता और अहंकार ने लाखों लोगों पर सड़कों पर ला दिया है। तमाम लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, करोड़ों लोग बेघरबार और रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊंगी कि 7 वर्षों में ये जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है, अगर ये टूटता है, क्योंकि सरकार की इसमें पीएचडी है कि कैसे वायलेंस करते हैं, कैसे आंदोलन तोड़ते हैं। और संघ और भाजपा की तो जन आंदोलन से पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि इन्हें तो पढ़ी लिखी जनता ही नहीं पसंद है। तो ये तो किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि कैसे भी सिस्टम को कंट्रोल में रखें। और ये सुनियोजित साजिश के तहत ही आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की भारतीय जनता पार्टी की ही योजना है। उसमें इन्हीं का हिडन पर्पस है। उन्हीं जैसे सारे आंदोलनों में हुआ, जब आपने देखा प्रोपेगेंडा आया तो मौलाना शाह गृह मंत्री साहब से मिले हुए थे, और अभी दिल्ली पुलिस की सहभागिता के बिना ये कैसा संभव है? गृह मंत्री के इशारे के बिना ये कैसे संभव है? लाल किला पर कोई झंडा फहरा दे, तो ये कैसे संभव है? इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 3 राज्यों की पुलिस और नील के किसान, वो एकदम ये सुनियोजित साजिश है और ये बहुत क्लियरली विजिबल है। और जिस तरह आईटी सेल और पेड प्रोपेगेंडा किसानों को दंगाई ठहराने पर उतारू है, तो इसकी सजा। ठीक है सुची जी, देखिए ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। ये सवाल तो लगातार उसी दिन से उठ रहा है जिस समय ये झंडा वहां पर फहराया गया। लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि अगर फौरी तौर पर आप ये भी मान के चलें कि वो भाई किसान ही थे जो वहां पर पहुंचे, तो मैक्सिमम क्या हो सकता था उनके साथ? और अगर कुछ होता तो फिर क्या आप लोग सवाल नहीं खड़े करते कि किसान के ऊपर ये कैसा अत्याचार किया सरकार ने? इसका क्या जवाब? सरकार अत्याचार कर रही है, ये घुमा के कान पकड़ने वाला है। गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हुआ? बिजली पानी काट दिया गया, लंगर हो ना सके। नहीं सुची जी, मुझे ये बताइए कि जिस समय ये पूरी गहमा गहमी हो रही थी, अगर उस समय कुछ इस तरीके की स्थिति बनती तो इसका क्या जवाब होता? और अगर उस समय किसी की जान चली जाती या कुछ भी होता तो क्या आप सवाल नहीं पूछती ओम प्रकाश, जैसे कि आपने गोली किस आधार पर चलाई किसानों के ऊपर? देखिए, तब आप ये नहीं कहती कि ये गलत हुआ? तब क्या समर्थन करती उस चीज का? क्या कर सकती थी पुलिस? अगर चंदन वाली तिरंगा यात्रा की बात करें, या उदयपुर में जो तिरंगा फहराया गया, या हैदराबाद में जो तिरंगा, तो तिरंगे की बात ना करिए, क्योंकि 52 साल जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय पर्वों, राष्ट्रीय चिन्हों और राष्ट्रीय धर्म संविधान की जिन्होंने प्रतियां जलाई और कभी सम्मान नहीं किया, उनके लिए सिर्फ ये सत्ता प्राप्ति का माध्यम है। अफसोस इस बात का है कि सत्ता के अनुकूल संविधान भी उसके अनुकूल हो रहा है, तो अफसोस इस बात का है। तो हमारी और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के अतिरिक्त, इस सरकार की मंशा जो एकदम स्पष्ट है, क्लियरली इट्स वेरी मच विजिबल, हमें अन्नदाता के साथ ही खड़ा होना। ठीक है, लेकिन उसके लिए अन्नदाताओं को भी एकजुट होना जरूरी है ना, क्योंकि आपस में ही अगर लड़ झगड़ कर जाने लग जाएंगे तो फिर सवाल इसी बात का है ना कि कैसे मिलेगा जो वो चाह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, जवाब दीजिए। आप लोग तो जब खुद ही विश्वास नहीं करते रहे तब आप क्या तिरंगे की दुहाई दे रहे हैं? और सवाल इस बात का भी है कि भाई लाल किले तक कैसे पहुंच गया? रोकने की जिम्मेदारी तो थी भाई प्रशासन की, चाहे जैसे भी हो। आयुष जी, कुछ ऐसे भी किसानों के हमदर्द नेता इस देश के अंदर हैं जो मशीन में एक तरफ से आलू डाल करके दूसरी तरफ सोना पैदा कर रहे हैं। आयुष जी, इस पूरे जो कहानी है, जो पूरा ये मामला है, इसके दो पहलू को बताना चाहता हूँ। अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके नेता बहुत जानकार है, किसी भी जुटक के, मैं दूसरे को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। आयुष जी, इस पूरे किसान आंदोलन के दो पार्ट है। एक पार्ट है कि एकता बैठे रहे, उनको न किसी ने डिस्टर्ब किया, न किसी ने आरोप लगाया। लेकिन 62वें दिन जब इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, 350 पुलिस के जवानों पर हमला किया, मीडिया पर हमला किया, महिला पुलिस कर्मियों पर हमला किया, बैरिकेडिंग तोड़ा, 26 जनवरी के जो है झांकी को इन्होंने जो है किले के पास क्षतिग्रस्त किया। तो देश ओम प्रकाश जी, किसान कर सकता है क्या ऐसा? ओम प्रकाश जी, किसान कर सकता है ऐसा? क्या आप ये कहेंगे कि वो किसान थे देश के जो ऐसा कर रहे थे? वो नहीं थे। लेकिन दूसरा एक पार्ट और है, जब संसद में आईटी पास हुआ
तो आप धरने पर बैठ गए कि हम नहीं मानेंगे। फिर साहब आप जो है केंद्र सरकार बार बार झुकती गई, बार बार ये कहती रही कि आप कोई संशोधन प्रावधानों में जो कमियां हैं लाइए, हम संशोधन करने को तैयार हैं। नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई, नहीं पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित करने का आदेश देते हैं, नहीं माने। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसको 1.5 से 2 साल हम इसको टालने को तैयार हैं, और इस बीच में हमारी आपकी वार्ता होती रहेगी, नहीं मानेंगे। आज संसद को मानेंगे नहीं, संविधान को मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, सरकार को तो मान रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि हम ही ने तो आपको चुना है और इसीलिए हमको आपसे ही इसका हल चाहिए। वो तो बार बार और आज भी इस बात को कह रहे हैं कि आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, आप जो मर्जी कर लें, आप तो हमको बलपूर्वक हटा भी सकते हैं, लेकिन हमको उम्मीद आपसे ही है। यही बात तो कह रहे हैं ना किसान नेता यहाँ पर बैठ करके। आयुष जी, सरकार ने पूरा प्रयास किया है, पहले दिन से लेकर के और आज तक पूरा प्रयास किया है, वरना ये 26 जनवरी को जो इन्होंने सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से इन्होंने षड्यंत्र करके, इन्होंने सरकार का नहीं, इन्होंने पूरे देश का विश्वास तोड़ा है। इन्होंने भारत के इतिहास के लोग। ओम प्रकाश जी, यही तो मैं पूछ रहा हूं, किसने तोड़ा है? किसानों ने। वो सब किसान थे जो वहां गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जनरलाइज कर देंगे कि अगर मान लिया वहां पर गया भी एक दल भटक करके तो पूरे देश का किसान वैसा ही हो गया, परसेप्शन यही क्रिएट करेंगे क्या ओम प्रकाश जी? उसमें वो किसान भी तो थे, वो रैलियां भी तो थी जो शांतिपूर्वक निकली, जिनको आपने एक्सेस रूट दिए, उस रूट पर उन्होंने शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च किया, वो भी तो किसान था ना। उनके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है, उनको तो आप अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। लेकिन वो एक जत्था जो वहां पर पहुंचा, जिसको आप रोक भी नहीं पाए, उसके लिए आपने जनरलाइज कर दिया कि ये देखिए किसान के बीच में क्या है। वो कौन थे? वो कौन थे? वो कौन थे? ये तो आप पता लगाएंगे ओम प्रकाश जी। तंत्र किस लिए होता है? ये तंत्र आपका है ना, आपको पता लगाना है। अगर आपने परमिशन दी है तो आप पता लगाइए वो कौन थे, कहां से आए, कैसे घुसे, कैसे पहुंचे, ये पता लगाइए आप। यही तो इंटेलिजेंस का फेल्योर है ना। कैसे पहुंच गए लाल किले तक? कल को तो कोई भी बॉर्डर से आकर के राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएगा, आप कहेंगे कि नहीं भाई वो तो परमिशन लेकर के आए थे। परमिशन के बाद भी तो सुरक्षा व्यवस्था, जांच, सब कुछ होता है ना, कि परमिशन की गारंटी मिल गई तो आदमी की सुरक्षा जांच भी नहीं होती है। फेलियर तो हुआ ना आपकी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, आप जान ही नहीं पाए। अरे आयुष जी, 1 फरवरी को संसद मार्च का ऐलान किया है ना, क्या किसान नेता वो उसका परमिशन मांगेंगे, जाएंगे? स्थगित कर दिया है 1 फरवरी को संसद मार्च। ओम प्रकाश जी, अपडेट यह है कि वो स्थगित हो गया है, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कह दिया। लेकिन बिना परमिशन के तो नहीं आ जाएंगे भाई। परमिशन तो उन्होंने इसके लिए भी मांगी, ट्रैक्टर परेड के लिए भी मांगी। बिना परमिशन के कैसे कोई चला जाएगा? परमिशन तो मांगी ना, और परमिशन मांगने के बाद भी आपकी एजेंसियां जब इस चीज को बार बार कह रही हैं कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? कैसे डंडे पहुंच गए वहां पर? कैसे तलवार से लैस लोग पहुंच गए वहां पर? लाल किले तक पहुंच गए, प्राचीर तक पहुंच गए, झंडा गिरा दिया, दूसरा झंडा चढ़ा दिया। भाई कैसे हो गया ये सब? और आप बैठे रहे कि नहीं भाई हमने तो परमिशन दी थी। आप देखिए किसान नेताओं ने धोखा दे दिया। नहीं। बस इतने से तीसरी हो जाएगी ओम प्रकाश जी की किसान नेताओं की जिम्मेदारी थी, इन्होंने धोखा दे दिया। अब हम कार्रवाई करेंगे कि हाँ भाई झंडा कैसे फहराया। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, कौन भरोसा करेगा इस बात पर? 33 शर्तों पर इन्होंने 42 नेताओं ने 10। अरे ओम प्रकाश जी, 42 तोड़े हो या 4200 तोड़ दिए हो, सवाल इसी बात का है ना कि आप रोक क्यों नहीं पाए? बैकअप प्लान कुछ था नहीं, प्लान बी आपके पास कुछ था नहीं। सवाल तो उठेंगे ना इस बात को लेकर के कि लाल किला, और वो भी 26 जनवरी के दिन, जिसको एकदम हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता, वहां तक पहुंचता हुआ चले गए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए। अरे ओम प्रकाश जी, थोड़ा तो जिम्मेदारी ले लीजिए। ओम प्रकाश जी, थोड़ी तो जिम्मेदारी ले लीजिए। मान लीजिए ना कि आपका प्रशासन काम नहीं कर पाया, और अंतिम समय तक जिम्मेदारी ले रहे हैं आयुष जी। हमने आप तो कह रहे हैं कि किसान जिम्मेदार हैं। भाई किसान ले ले इसकी जिम्मेदारी, कहां अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं आप? वो जिम्मेदार नहीं है, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है आयुष जी। आप खुद बताइए, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। आप हमको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो जिम्मेदार। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई जिम्मेदारी तो लेगा ना। आपकी भी सहभागिता है उसके अंदर। प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी, आपसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, सिर्फ किसान से पूछने चाहिए। जब उनके लिए सवाल है तो सवाल आपके लिए भी है कि व्यवस्थाएं आप भी नहीं कर पाए। वो तो स्वीकार कर रहे हैं देवेंद्र जी तो कह चुके हैं कि हाँ हमारे नेताओं की तरफ से ये गलती हुई और उसका खामियाजा हम ये भुगत रहे हैं
कि जो 60 दिनों की मेहनत थी, और या फिर पिछले आंदोलन को भी काउंट करें तो 6 महीने हो गए, उस मेहनत पर पानी फिर गया क्योंकि हमारी कमी थी। हाँ, हम नहीं जान पाए कि ये लोग हैं, लेकिन भाई आप भी तो समझ सकते थे ना। अपमान तो कुल मिलाकर के देश का ही हुआ ना। उस देश के अंदर जवान भी है, उस देश के अंदर किसान भी है। ओम प्रकाश जी आप भी हैं, मैं भी हूं। 26 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ उसके लिए शर्मसार तो होना पड़ा ना हर एक हिंदुस्तानी को। तो कोई तो जिम्मेदारी इसकी लेगा। जवानों पर हमला किसने किया? जवानों पर हमला किसने किया? देवेंद्र तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए, इन नेताओं ने बड़ी चालाकी से जवान और किसान को सामने सामने, जो दंगाई जिनको कह रहे हैं, किसानों को आमने सामने कर दिया। इससे पहले कितने लोग समर्थन में उतरे थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, सबने किसानों के लिए कहा। अब जब एक जत्था अलग होकर दंगा करता है तो इस टाइम सबने एक एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट करते हैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है कि हम बड़ा शर्मिंदा हैं, हमने ये कर दिया। अरे सारे लोगों के कि वो उनके जो कौन थे, इतना बड़ा इंटेलिजेंस ब्यूरो है इनका, दिल्ली में इतनी प्राइम, इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में वो लोग कैसे घुसे? इसकी जिम्मेदारी तो वहां के प्रशासन और सरकार को लेनी चाहिए ना। इसमें न लेने की कौन सी बात है? ठीक है, मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जिम्मेदारी सबकी, सामूहिक भागीदारी तय होनी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का ना कि जिस बात को लेकर आप आगे बढ़े थे, किसी की भी गलती की वजह से वो आंदोलन तो आज कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तस्वीरें और वो स्थितियां हम लोग भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी। आयुष जी एक बात मैं स्पष्ट करता चलूं, चूंकि मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है जी। ये जब सबसे पहले सरकार आई तो इस देश में सरकार आने से पहले मुसलमान बुरा था। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं। पहले मुसलमान बुरा था, फिर कांग्रेस बुरी हुई, फिर विपक्ष बुरा हुआ। ये सारी बातें करते करते फिर जेएनयू बुरा हुआ, फिर जामिया बुरा हुआ, फिर एनआरसी में बैठे आंदोलनकारी बुरे हुए, और लास्ट में अब किसान बुरा हो गया। और इसी बीच में जितनी सरकारी संस्थाएं थी, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, जिनको नवरत्न कहा जाता है, वो भी बुरे हो गए, उनको भी बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, सब कुछ गलत था। ये दूध के धुले अब अवतार लेके आए हैं इस देश में और सब सही कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, फिर आज मैं आवेश में इसलिए हूं कि जब इस देश के अन्नदाता को कोई बरगलाने की और इस तरह की बात करता है, उसके लिए अपशब्द प्रयोग करता है, तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह जाता हूं, मैं इंडियन बन जाता हूं। और जब इंडियन हो जाऊंगा तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा सत्ता है या सत्ता में बैठे कौन लोग हैं। डरते नहीं हम। एक बात। दूसरी बात, एक जनरल डायर था इस देश में, उसका भी हिसाब किताब हुआ था। जनरल डायर का भी हिसाब किताब हुआ था। उसने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई थी। वो किसान थे, मजदूर थे, आंदोलन उस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले थे। इस जनरल डायर का भी हिसाब किताब होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई ना कोई उधम सिंह जरूर पैदा होगा, कोई ना कोई उधम सिंह जरूर पैदा होगा। हर जनरल डायर का हिसाब हुआ है, हर काल में हुआ है और इस काल में भी होगा। चलिए मनोज जी, अब आप किसी बात के साथ में यही समाप्त करूंगा, समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं, और अब देखना यह है कि आगे आंदोलन की रणनीति रहती क्या है, क्योंकि राकेश टिकैत अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।